मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से आज मैं द्वितीय वर्ष सत्र तृतीय के छात्रों के साथ काव्य प्रयोजन पर चर्चा करूंगी। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने काव्य हेतु पर चर्चा की थी और उसमें मैंने ये संकेत दिया था कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दोनों स्थितियों के बारे में चर्चा की थी कि काव्य हेतु काव्य रचना के पूर्व जो कारण होते हैं उसे काव्य हेतु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और काव्य प्रयोजन यानी काव्य रचना के पश्चात जो फल प्राप्ति की बात होती है, जिस फल प्राप्ति की बात होती है उसे काव्य प्रयोजन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य, यानी किसी भी रचना को, किसी भी कार्य को करने के पूर्व हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित है। अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है। मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ भी मेरा कुछ उद्देश्य है, ठीक है। तो मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, कोई और उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित रहता है उसमें। अब काव्य प्रयोजन की अगर बात करें तो काव्य प्रयोजन को काव्य का प्रयोजन यानी काव्य का उद्देश्य क्या हो सकता है। काव्य के प्रयोजन को हम दो दृष्टिकोणों से देखते हैं। पहला, कवि के दृष्टिकोण से कि कवि का क्या प्रयोजन है काव्य रचना करने के पूर्व, काव्य लिखने के लिए लिखने का क्या प्रयोजन है, और दूसरा हम देखते हैं पाठक की दृष्टि से कि पाठक का क्या प्रयोजन है उस काव्य को पढ़ने के हेतु। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि संस्कृत आचार्यों ने भी काव्य प्रयोजन को लेकर विभिन्न मत दिए हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने भी दिए हैं, हिंदी के कवियों ने भी काव्य प्रयोजन संबंधी अपने मतों का प्रतिपादन किया है। अगर हम संस्कृत आचार्यों की बात करें, उनके मतों को लेते हैं तो सर्वप्रथम भरत मुनि को लेते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया है। काव्य प्रयोजन माफ कीजिएगा, नाटक काव्य के प्रयोजन के उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। उनकी जो पंक्ति है वो इस प्रकार है: धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य भेदत भविष्यति। यानी धर्म यशस्यम यानी धर्म, यश, आयुष्यम यानी आयु, हितम मतलब हित, बुद्धि विवर्धनम मतलब बुद्धि का विकास, लोकोपदेश जनम मतलब यानी लौकिक ज्ञान। ये सब जो क्या है, ये जो 6 तत्व हैं ये काव्य प्रयोजन हैं, काव्य रचना के पीछे का उद्देश्य है। दूसरी जगह उन्होंने उल्लेख किया है कि जो दुखार्त व्यक्ति होता है या जो शोकाकुल व्यक्ति होता है या जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसको सुख और आनंद की प्राप्ति कराना ही काव्य का प्रयोजन होता है। अब हम आते हैं भामा पे। भामा ने काव्य अलंकार अपने ग्रंथ में उन्होंने काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए उन्होंने उनकी जो पंक्ति है वो है: धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच्छन्यम कलाशु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काय निबंधनम। अर्थात धर्मार्थ मतलब धर्म, काम मतलब काम, धर्मार्थ में धर्म और अर्थ सम्मिलित है, काम मोक्ष की प्राप्ति, ये पुरुषार्थ चतुष्टय फल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति यानी चतुर्थ पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति, साथ ही उसके साथ कलाओं में निपुणता, उसके बाद है उत्तम काव्य से कीर्ति और आनंद की भी प्राप्ति होती है। यानी अगर भामा के हम मतों की बात करें तो उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ कलाओं में निपुणता की बात की है, साथ ही सुख और शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति भी काव्य प्रयोजन के अंतर्गत सम्मिलित किया है। यहाँ पे उन्होंने कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों की बात की है। आचार्य वामन ने सबसे संक्षिप्त परिभाषा दी है। आचार्य वामन की अगर बात करते हो तो उन्होंने काव्यम सद्द्रष्टा द्रष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुवाद, यानी उन्होंने काव्य के 2 प्रयोजन माने हैं: प्रीति अथवा आनंद साधना, कीर्ति अथवा यश प्राप्ति। अगर वामन के मत की हम बात करते हैं तो उन्होंने काव्य के 2 प्रयोजन माने हैं: यश प्राप्त, आनंद साधना तथा यश प्राप्ति। आचार्य मम्मट ने के काव्य प्रयोजन को हम बेसिकली स्वीकार करते हैं। आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन में हम देखते हैं कि बहुत सारे मूलतः सभी चीज़ों का समावेश हम आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन
के जो मत है उसमें देखते हैं। उन्होंने कहा है काव्यम यशस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये शद परनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात उन्होंने काव्य के लिए यश, अर्थ, कृति, व्यवहार विदेन यानी लौकिक व्यवहार का ज्ञान, शिवेतर क्षत यानी अनिष्ट यानी अमंगल का विनाश, कांता साथ ही अलौकिक सदा प्रनिवृत्ति यानी अलौकिक आनंद की प्राप्ति, तथा कांता समित तयोपदेश युजे यानी कांता समित उपदेश को काव्य प्रयोजन के अंतर्गत सम्मिलित किया है। अब हम इनके मतों को देखते हैं। यश यानी क्या? यश प्राप्ति किसी भी, ये कवि से संबंधित है। कोई भी कवि रचना के पीछे उसका एक प्रयोजन होता है कि वो अपनी रचना के माध्यम से अमर हो जाए, वो हमेशा लोगों में प्रचलित लोकप्रिय हो जाए। ये यश प्राप्ति के माध्यम से हम कवि का प्रयोजन मानते हैं। अर्थ प्राप्ति भी काव्य का एक प्रयोजन होता है। हम बिहारी जैसे रीतिकालीन दरबारी कवियों के लिए देखते हैं कि किस तरह से वो अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य रचनाएं लिखा करते थे। बिहारी के लिए तो ये प्रचलित भी था कि उन्हें प्रत्येक दोहे पे अशर्फिया प्राप्त होती थी। आज भी अगर हम देख ले, विभिन्न काव्य गोष्ठियों में विभिन्न कवि आते हैं तो कुछ ना कुछ भुगतान उनके काव्य गोष्ठियों में जो वो काव्य पढ़ते हैं, कविता पाठ करते हैं, तो वहाँ भी अर्थ प्राप्ति एक उद्देश्य रहता है। दूसरा हम देखते हैं अर्थ, यश के बाद हम देखते हैं लोक व्यवहार का ज्ञान। काव्य के माध्यम से हम देखते हैं लोक व्यवहार का ज्ञान। यश और अर्थ जहाँ हम कवि से संबंधित प्रयोजन मानते हैं, वहाँ लोक व्यवहार ज्ञान में ये पाठक से संबंधित है। लोक व्यवहार का ज्ञान यानी काव्य के पठन से पाठक को उचित अनुचित का ज्ञान होता है। उसे समाज में कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये है लोक व्यवहार का ज्ञान। और ये काव्य के उचित जो उत्तम काव्य होता है उसमें ये शिक्षा होती है। अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, ये दोनों के लिए है, पाठक से भी संबंधित है और पाठक से भी संबंधित है और कवि से भी संबंधित है। अनिष्ट का निवारण यानी काव्य लेखन के दौरान काव्य के माध्यम से लोक मंगल की जो बात है वो कवि के भी लोक मंगल करता है और पाठक जो उस काव्य का अध्ययन करता है उसका भी अनिष्ट से मुक्ति दिलाता है। अगर हम तुलसीदास की हनुमान बाहु को ले ले तो उन्होंने बाहु रोग से पीड़ित थे, जिस वजह से उन्होंने उस रचना को लिखा, यानी वो खुद भी अपना अनिष्ट का निवारण उस काव्य के माध्यम से को प्रोत्साहन दे रहे थे। तीसरा है आत्म शांति या आनंदोपलब्धि। ये पाठक से संबंधित है कि किस तरह से काव्य अध्ययन करने के बाद पाठक को आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की आत्म शांति की प्राप्ति होती है। कांता सम्मित उपदेश कांता सम्मित, ये उपदेश 3 तरह के होते हैं। प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। उसमें काव्य का जो प्रयोजन है वो ये कांता सम्मित उपदेश से अधिक संबंधित है, क्योंकि प्रभु संबंधित उपदेश क्या होता है? उपदेश तो होता है, हमारे जीवन से संबंधित है, हमें हमारे लिए उपयोगी होता है, लेकिन नीरस होता है। ठीक है। मित्र संबंधी उपदेश उपयोगी भी है, रुचिकर भी है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसे माने या नहीं माने, हम उसकी अवहेलना कर सकते हैं। लेकिन कांता सम्मित उपदेश जो है, यहाँ ये रुचिकर भी है, हमारे हित के लिए भी है, और साथ ही इसकी अवहेलना करना हमारे लिए असंभव नहीं होता। ठीक है। जिस तरह से एक स्त्री अपने एक पुरुष को अपने मधुर वाणी के माध्यम से अपनी बातें मनवा लेती है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेती है, उसी तरह से काव्य में भी एक कांता सम्मित उपदेश होता है, जिसके माध्यम से वो पाठक को अपने अनुरूप, अपने अनुकूल बना लेता है, अपने अनुकूल जो भी कार्य है उसका जो भी प्रयोजन उसे सिद्ध कर लेता है। अब हिंदी कवियों की अगर बात करें तो तुलसीदास को हम लेते हैं। तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय को काव्य के प्रयोजन के रूप में लिया, और साथ ही उन्होंने लोक मंगल को भी काव्य प्रयोजन के अंतर्गत सम्मिलित किया है। भिखारी दास ने अन्य प्रयोजनों पर विचार करते हुए भी यश को
मुख्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। मैथिली शरण गुप्त मनोरंजन और उपदेश दोनों को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि केवल मनोरंजन ही काव्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मनोरंजन के साथ साथ उपदेश भी होना चाहिए, समाज के लिए कुछ शिक्षा भी होनी चाहिए। उनका कहना भी है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उनका कलावादियों पर भी आरोप है। कलावादी जो सिर्फ कला को कला के लिए, साहित्य के लिए मानते हैं, समाज से उसका सरोकार नहीं मानते, उनके ऊपर भी वो आरोप लगाते हैं और कहते हैं मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, अस्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। यानी जो कला को सिर्फ कला के लिए ही सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं, वो वास्तव में कला को कलंकित करते हैं। अब हम आचार्य शुक्ल को देखते हैं। तो शुक्ल जी ने क्या कहा है? शुक्ल जी काव्य को लोक मंगल से जोड़ के देखते हैं। उन्होंने काव्य में जीवन की मार्मिक पक्षों के उद्घाटन के साथ साथ उसे लोक मंगल से जोड़ा है। उसे मनोरंजन परक तो माना ही है, लेकिन लोक मंगल शिक्षा भी उसमें जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है। ठीक है, अगर ये प्रेमचंद है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी, डॉक्टर नगेंद्र गुलाब राय आदि आलोचकों ने भी इन काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। पाश्चात्य अगर विद्वानों की हम बात करें तो पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड, इन लोगों ने भी काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा की है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने लोक मंगल को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है, तो वहीं प्लेटो के शिष्य यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने आनंद को, काव्य का विशिष्ट उद्देश्य आनंद को माना है, और उनके हिसाब से काव्य कभी भी अनैतिक नहीं हो सकता। मैथ्यू आर्नल्ड की अगर बात करते हैं तो उन्होंने काव्य को जीवन से जोड़ा है और उन्होंने कहा है जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है। ड्राइडन की अगर बात करें तो तुलसी की तरह उन्होंने स्वांतः सुखाय और स्वांतः सुखाय को काव्य का प्रयोजन माना है। साथ ही पर्जन हिताय को भी उन्होंने काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं तो काव्य मम्मट की बातों के साथ साथ स्वांतः सुखाय, परिजन हिताय, इन सारे विचारों का सम्मिलित रूप हम काव्य प्रयोजन में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।